हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। आज देखेंगे कि जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए उसकी वजह से क्या बदलाव है, जीएसटी एक्चुअली कैसे काम करता है, जीएसटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, बिजनेसमैन को क्या क्या फायदे हुए जीएसटी की वजह से, और जो टैक्स रेट हुए हैं वो किस चीज पे कम हुए हैं, और कौन कौन से जो स्लैब्स हैं टैक्स के वो हट गए हैं, वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो हमें इतना पता है कि जो जीएसटी है वो जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से जीएसटी लगना चालू हो चुका था। जीएसटी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था? कैस्केडिंग ऑफ टैक्स को सॉल्व कर रहा था। मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगते जा रहा था, बिजनेसमैन ने मैन्युफैक्चर करा, एक्साइज ड्यूटी लग गई, फिर उसके ऊपर ही वैट लग गया, उसके ऊपर ही सर्विस टैक्स लग गया। उसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है किसी भी चीज की वो बढ़ती जा रही थी। कस्टमर को सब चीज के लिए ज्यादा ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको हटा के, जिनको मर्ज करके, सब्स्यूम करके जीएसटी बना था वन नेशन वन टैक्स के अंदर? तो है लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, वैट, सीएसटी। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना सेल्स टैक्स लगाती थी, मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अलग अलग एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे टैक्सेस बहुत सारे लगते थे, इन सबको हटा के सिर्फ एक जीएसटी आ गया था। इसकी वजह से कई सारे फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा हुआ बिजनेसमैन को। किसी भी इकोनॉमी को कौन चलाता है? तो बिजनेसमैन चलाते हैं। जितनी अच्छी इकोनॉमी रहेगी उतने ज्यादा लोग जॉब कर पाएंगे, उतने ज्यादा लोग अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, उतने ज्यादा लोग पैसे कमा और बना पाएंगे इकोनॉमी के अंदर। इंडिया जो है आज वर्ल्ड की हाईएस्ट रेट पर ग्रो करती हुई इकोनॉमी है, इसलिए है क्योंकि हमारा बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो थोड़े से आसान हो गए। उसमें कुछ आसानी आई है पहले के कंपैरिजन में। तो जीएसटी ने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करा। पहली बात क्या कि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है वो बढ़ गया है, क्योंकि बिजनेस करना आसान हो गया है। टैक्स बेस ब्रॉडन हो गया है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करा है जीएसटी के अंदर, जिसकी वजह से टैक्स बेस बढ़ गया, ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी के फॉर्म में। कम टैक्सेस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टैक्सेस कम है तो फिर टैक्स भरना आसान हो गया, टैक्स को कलेक्ट करना आसान हो गया, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं हो रहा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। फिर कंप्लायंसेस जो हैं और रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट के लिए कंप्लायंस, गवर्नमेंट की कंप्लायंस पूरी करना और गवर्नमेंट के लिए टैक्स को कलेक्ट करना आसान हो गया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज्यादा इंक्रीमेंटल हो रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी जो है कॉमन नेशनल मार्केट बन चुका है, जीएसटी पोर्टल है, वहां पे आप जाके रजिस्टर करो, आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, आप इनवॉइस के ऊपर जीएसटी नंबर डाल दो। उसको जो जिसने आपसे आपसे खरीदा हुआ है वो जीएसटी पोर्टल पर डाल देगा, आपको सीधा सीधा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सिंपल एक कॉमन पोर्टल बन गया नेशनल। फिर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आईटीसी क्रेडिट बी टू बी बिजनेस वालों को, जो बिजनेस करते हैं उनको आईटीसी क्रेडिट भर भर के मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे पैसे को बिजनेस में लगा पा रहे हैं, जो कि उन्हें पहले टैक्स में भरना पड़ता था। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? जहां पे जीएसटी नहीं है उसके क्या नुकसान है कि जहां जीएसटी नहीं है, जैसे पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगा है, अल्कोहलिक लिकर, वाइन वगैरह जो होती है उसके ऊपर बिल्कुल जीएसटी नहीं लगा है, बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो प्राइस है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहती है। अब वो स्टेट की वजह से डिफर करती है, तो किसी एक जगह के इंसान को फायदा हो रहा है, किसी एक जगह के नुकसान हो रहा है, बिजनेसमैन कंफ्यूज हो रहा है कहाँ मुझे बिजनेस लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो वन नेशन वाली बात नहीं आ रही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोल अल्कोहलिक लिकर शुरू में डिसाइड करा गया था कि इनको जीएसटी में नहीं डालना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स रहता है। इसकी वजह से ही जीएसटी आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा था। अभी जीएसटी का जो हमने कहा कि एनुअल रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है? जब 17-18 में आया था तो पूरे साल में जीएसटी का कलेक्शन 7 लाख करोड़ का हुआ था, 7-7.5 लाख करोड़ का हुआ था। लेकिन 24-25 साल जब खत्म हुआ तब 22 लाख करोड़ का जीएसटी का टोटल कलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लोग जिन्हें रजिस्टर करा वो भी बढ़ गए हैं, जो लोग बी टू बी बिजनेस कर रहे हैं वो भी बढ़ गए हैं, और जो ओवरऑल इकोनॉमी का कंजम्पशन है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है उसकी वजह से बहुत ग्रोथ भी हो रही है, उसकी वजह से और ज्यादा टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का हो रहा है। अभी जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी ऐसे ही नहीं आ गया, जीएसटी आने में बहुत वक्त लगा है। 2000 में, इन द ईयर 2000, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि हमें एक इंटीग्रेटेड टैक्स लाने की जरूरत है। फिर 2017 में जाकर वो आया था। अभी 2025-26 में उसके अंदर रिफॉर्म्स हुए हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है इस बात से कि इंडिया जैसी जो बड़ा लैंड मास है, जहां इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, वहां पर किसी भी रिफॉर्म को, किसी भी लॉ को लाने में बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि सबकी अलग अलग मैटर्स रहते हैं, अलग अलग नीड्स रहती हैं। बहुत सारे स्टेट्स भिड़ गए थे, अड़ गए थे कि हम पेट्रोल पे और जो शराब है उसके ऊपर उसको जीएसटी में हम नहीं आने देंगे, क्योंकि उससे हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है, तो हम उसको जीएसटी में नहीं आने देंगे। आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और अल्कोहलिक लीगर को कॉन्स्टिट्यूशनली बोलना पड़ा कि जीएसटी के अंदर नहीं आएगा। तभी उन्होंने हामी भरी कि ठीक है जीएसटी लेकर आ जाओ। फिर देखो किस तरह जीएसटी आया, तो बहुत लंबा टाइम लगा। साल 2000 में पहली बार एक कमेटी सेटअप हुई कि भाई जीएसटी लाने की जरूरत है, बहुत सारे टैक्सेस हो गए हैं। फिर 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया कि जीएसटी लाना है। फिर उसमें बात चली, फिर स्टेट कमेटी बनी, फिर लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया। आखिरकार 2017 में जाके सीजीएसटी का बिल आया, सारे जीएसटी के बिल्स आए, फिर वो पास हुए। फिर 2021 2022 में छोटे छोटे अच्छी अच्छी चीजें आती रही, ई वे बिल आ गया, टीडीएस टीसीएस आ गया, सेस की टाइमलाइन खत्म हो गई। फिर आखिरकार 2025 में अभी जब हम इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ प्रेशर फेस कर रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स के फॉर्म में बहुत सारे जीएसटी के टैक्स रेट्स को कम कर दिया, कुछ स्लैब्स को हटा दिया, वो भी हम आगे देखते हैं। 2017-18 में जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से नेशन वाइड रोल आउट हो गया था, सब जगह पे एक ही जीएसटी लग रहा था। उसके बाद 2018 में ई वे बिल आया था। ई वे बिल को समझना बहुत जरूरी क्यों है? मान लो जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है,
काम की फैक्ट्री। हाँ, ये रही एक फैक्ट्री। फैक्ट्री से अपने को गुड्स का मूवमेंट करना है, शोरूम तक पहुंचाना है, तो उसके बीच में हमने उसको ट्रक में डाल के शोरूम तक पहुंचा दिया। लेकिन उसका जो मूवमेंट है उसके बारे में गवर्नमेंट को बताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो इंसान शोरूम में है उसने गुड्स अपने खरीदे हैं फैक्ट्री वाले से, तो उसको उसका आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी क्या होता है आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो जितना आप खरीदते हो, बिजनेसमैन जो खरीदता है उसको उसको क्रेडिट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कौन से गुड्स कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए ईवे बिल को बनाएगा और उसको बनाना ईजी कर दिया गया, ऑनलाइन बना दो। जो भी आरटीओ वाला आपको रोके उसको ईवे बिल दिखा दो कि भाई इतना गुड्स लेके जा रहा हूँ, इसके लिए लेके जा रहा हूँ, ये सप्लायर है, ये इसका जीएसटी नंबर, ये बायर है, ये इसका जीएसटी नंबर, खत्म बात हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ईवे बिल नहीं है तो उसको स्ट्रिक्ट भी उतना ही करा गया है कि आपके गुड्स को और साथ साथ जो ट्रक है दोनों को कैप्चर कर लेगी गवर्नमेंट, और जब तक पेनल्टी फाइन फीस पे नहीं करोगे तब तक उसको छोड़ेगी ही नहीं। इसलिए ईवे बिल को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया। अभी जीएसटी अप्लाई किस किस पर करता है? अगर आपका जो टर्नओवर है, जो आप टोटल सेल्स कर रहे हो, अगर आप सिर्फ गुड्स बेच रहे हो, बना और बेच रहे हो, तो आपका 40 लाख के टर्नओवर से जैसे ऊपर होगा आपको जीएसटी अप्लाई कर जाएगा। जीएसटी के कंप्लायंस आपको लग जाएंगे। अगर आप सर्विस और गुड्स और सर्विसेज दोनों कर रहे हो तो 20 लाख के ऊपर टर्नओवर पर आपको जीएसटी लग जाएगा। एक कॉम्पनसेशन स्कीम भी होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम भी होती है। इसमें क्या होती है, छोटे टैक्स पेयर के लिए रहती है। इसमें रेट कम रहता है। इनकी लिमिट क्या रहती है, 1.5 करोड़ या 75 लाख। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के, उसके लिए 75 लाख है। इनको क्या, इनको बेनिफिट दिया गया। जो छोटे टैक्स पेयर इनका टर्नओवर कम रहता है, जो नोटिफाइड गुड्स में डील करते हैं, इनको बोला है कि आपको ज्यादा टर्नओवर रहेगा तो भी, और इनको टैक्स रेट भी हम कम देंगे। उनको उनको जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन से हैं? सीजीएसटी में 4 टैक्स नहीं है, एक ही जीएसटी है। जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग टैक्सेस हैं। एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स का हिस्सा जाता है उसके लिए सीजीएसटी। अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक एसजीएसटी है। एमपी का जीएसटी है, यूपी का जीएसटी है, दिल्ली का भी। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है तो उसको स्टेट ही माना जाता है। 3 यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटर, जिसमें दिल्ली आती है, तो उसको स्टेट ही डीम मान लेते हैं। फिर यूटी जीएसटी होती है और आईजीएसटी होती है। आईजीएसटी क्या होती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब गुड्स जो है वो एक एक स्टेट से निकल रहे हैं और दूसरे स्टेट में बिक रहे हैं, उसका फाइनल कंजम्पशन दूसरी जगह पर हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा स्टेट है, उस केस में आईजीएसटी लगता है। इसको क्या होता है अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात समझने की है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या हुआ कि एक ही स्टेट है, मध्य प्रदेश है, उसमें एक जगह है बैतूल, एक जगह है इंदौर। उसी स्टेट के अंदर अंदर एक ने बेचा, दूसरे ने खरीद लिया। मान लो 18% टैक्स लग रहा है, तो 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी सीजीएसटी के फॉर्म में, और उसी का 9% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल। इसमें क्या हो रहा है कि एक एमपी का बंदा जो बैतूल में बैठा है, वो नागपुर वाले बंदे को कुछ बेच रहा है, वो महाराष्ट्र वाले बंदे में, तो एमपी से गुड्स निकल के महाराष्ट्र में बिक रहे हैं। तो जीएसटी किसको मिलेगा? 18% अगर टैक्स लगेगा तो 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी उसका हिस्सा। अब ये जो बचा हुआ 9% है वो किसको मिलेगा? आपको क्या लगता है? तो वो 9% उसको मिलेगा जिस स्टेट में डेस्टिनेशन है, जहां पर गुड्स आखिरी में रुक रहे हैं ना, जहां पर आखिरी में बिक रहे हैं, वो होता है डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट को बचे हुए 9% मिलेंगे। तो आईजीएसटी में 18 के 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। सर अभी तो आपने 9% बोला, पहले 18% पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, उसमें से 9% जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसको अपोर्शन कर देगी डेस्टिनेशन वाली स्टेट को। लेकिन इसमें एक डाउट आता है कि जो टैक्स होता है ना, उसमें बिजनेसमैन को क्या नुकसान हो रहा है? जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आखिरकार कस्टमर भरता है। टैक्स किस चीज पे लगता है? आपकी इनकम पर, एक्सपेंडिचर पर या प्रॉफिट पर। खरीदने बेचने पर जो टैक्स होता है वो फाइनल कस्टमर देता है, बिजनेसमैन नहीं भरता है। आप बोलते हो नहीं सर बिजनेसमैन टैक्स देता है। बिजनेसमैन कस्टमर से कलेक्ट करता है टैक्स और गवर्नमेंट के पास जमा करता है, वो अपनी जेब से नहीं देता है इनडायरेक्ट टैक्स को। तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही थी ना पहले, जब जीएसटी नहीं आया था, वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, तो बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ जीएसटी की वजह से? तो देखो, आप समझो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसका बेनिफिट कैसे मिला। अगर मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने 10,000 के गुड्स बेचे, अपना कुछ भी उसने सामान बेचा 10,000 का, उस पर 18% टैक्स लगा, तो उसको उसने कस्टमर से कितना टैक्स लिया? 1800 रुपए का आउटपुट टैक्स लिया, कि कस्टमर ने इतना टैक्स उसको दिया है, ये अब उसको गवर्नमेंट को पे करना है, बिजनेसमैन को। अब मान लो उसने अपना धंधा करने के लिए कुछ चीजें खरीदी है, 8,000 की खरीदी है। अब उसने 18% जीएसटी लगाया उसके ऊपर, तो 1440 रुपए का जीएसटी लग गया। तो जितना आप परचेस करते हो उतना आपके टोटल टैक्स में से माइनस हो जाता है, क्योंकि उसका टैक्स आप ऑलरेडी भर चुके हो, और बिजनेसमैन को कोई टैक्स नहीं भरना है, तो उसको आखिरकार गवर्नमेंट को सिर्फ 360 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, एक्साइज ड्यूटी लगती, वैट लगती, सीएसटी लगती, तो वैट का क्रेडिट एक्साइज के अगेंस्ट नहीं मिलता, सीएसटी का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट नहीं मिलता, एक्साइज का सीएसटी के अगेंस्ट नहीं मिलता। इस तरह की जो चीजें हैं, इसकी वजह से टैक्स पे टैक्स लग रहा था। ये जो क्रेडिट है, परचेस पे जितना मैंने टैक्स दिया उसको माइनस कर दो, और जितना मैंने सेल पे करा उतना मैं उस सेल में से जितना करा उसमें से परचेस वाला माइनस करके मैं गवर्नमेंट को भर दूंगा। ये सुविधा नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से टैक्स पे टैक्स लगा जा रहा था। इसकी वजह से बिजनेसमैन का फायदा हुआ, उसके पैसे बच जाते हैं, उसको कम गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और अपने बिजनेस पे फोकस कर सकता है, धंधे पे फोकस कर सकता है, जो कंप्लायंसेस है उससे हटके धंधे पे फोकस कर सकता है। अभी जो जीएसटी में रिटर्न्स होते हैं, तो इसको और अच्छा करा गया। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जो हमने देखा कि कस्टमर ने
कस्टम बिजनेसमैन ने कस्टमर को गुड्स बेचे, कस्टमर ने बिजनेसमैन को टैक्स दिया, अब उसके पास टैक्स उसके हाथ में आ गया, तो इसको टैक्स को गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, तो जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जीएसटी का रिटर्न्स अलग अलग होते हैं, फॉर्म GSTR 1 GSTR 3 भी अलग अलग उसके फॉर्म्स रहते हैं। जीएसटी रिटर्न मंथली फाइल होता है या फिर क्वार्टरली फाइल होता है। जिनका बहुत 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होता है, बहुत ज्यादा सेल्स होती है, वो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। जिनका थोड़ा कम रहता है वो क्वार्टरली फाइल करते हैं, 5 करोड़ से कम रहता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि जो बिजनेसमैन है, जो B2B बिजनेस वाले, जो अभी हमने देखा आईटीसी वाला, तो उनको अगर वो 3 महीने के बाद अपना क्वार्टरली फाइल करेंगे, तो उनको तो आईटीसी जो जो परचेस उन्होंने करा उसका क्रेडिट जो है वो 3 महीने लेट मिलेगा, तो इससे प्रॉब्लम होने लगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्यूआरएमपी स्कीम लाई। क्यूआरएमपी स्कीम में क्या हुआ कि जो बिजनेस टू बिजनेस सेल हो रही है, एक बंदा जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उसने किसी और दूसरे बंदे को भेजा जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उस केस में आप मंथली सिर्फ B2B बिल्स को आप जीएसटी पोर्टल के ऊपर डाल सकते हो। इसकी वजह से बिजनेसमैन को 3 महीने पूरे होने से पहले पहले ही उन इनवॉइसेस का जितना उसने खरीदी है उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा और उसका जो पैसा है वो बिजनेस में लगा रहेगा, उसको टैक्स भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस तरह की और स्कीम्स जीएसटी की वजह से आई, जिसकी वजह से और बिजनेस बढ़ा और इजी हो गया बिजनेस को करने के लिए। फिर ई इनवॉइसिंग आई। ई इनवॉइसिंग का क्या मतलब हुआ कि जो भी आप सेल करते हो वो आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर डालनी पड़ती है, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे आपने कितना टैक्स कलेक्ट करा, उसका एविडेंस क्या है। तो वो आप ऑनलाइन डायरेक्टली इनवॉइसिंग से डाल सकते हो। फिर जो स्टेट कंपोनेंट था सेस का, कॉम्पनसेशन सेस था, वो जून 2022 में खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ इसका कि जब जीएसटी आया था तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टैक्सेस थे, तो कुछ कमी हो रही थी, कुछ ना कुछ उनको लॉस हो रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक सेस का अमाउंट आपको पे करेंगे, तो ये जून में खत्म हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो एडिशनल बर्डन था वो भी खत्म हो गया जून 22 में। तो देखो, अभी टैक्स स्लैब्स पर अपन जाते हैं। टैक्स स्लैब का मतलब क्या होता है कि अलग अलग परसेंटेज होता है अलग अलग टाइप के गुड्स पर। पहले क्या होता था जब जीएसटी आया था, एक तो एग्जाम गुड्स थे। एग्जाम गुड्स मतलब रोजमर्रे की चीजें, खाना, रोटी, दाल, दूध, इस पर टैक्स लगता ही नहीं है। 5% जीटीए की सर्विस आपने ली, कोई छोटी मोटी चीजें आपने ली, उस पर 5% लगता था। फिर उससे ज्यादा 12% कुछ चीजों पर लगता था, उससे ज्यादा 18% कुछ चीजों पर लगता था, और जो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा टैक्स होता था वो 28% लगता था जीएसटी में। पहले जब रिफॉर्म्स नहीं हुए थे तब जो लग्जरी गुड्स थे तब भी 28% उस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता था। लेकिन अभी जो अब रिफॉर्म हुआ है उसमें एक नई चीज हुई है कि जो 12 और 18% वाला टैक्स स्लैब है, उस स्लैब को ही हटा दिया गया है। टैक्स जो पहले 12-18% लगता था वो सीधा, सॉरी, 12 और 28% जो है उसको हटा दिया गया है, और जो 28 वाला है वो ज्यादातर 18 में आ गए और 12 वाले ज्यादातर 5 में आ गए। तो उसकी वजह से कस्टमर्स का बहुत ज्यादा फायदा होने लगा है। जो पूरी नेशन है, नेशन के बिजनेसमैन और जो कस्टमर्स है उनका फायदा होने लगा है। बिजनेसमैन का कैसे फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर्स का पैसा कम लग रहा है तो वो ज्यादा खरीद रहे हैं, तो बिजनेसमैन का धंधा बढ़ रहा है। ठीक है। तो पहले कौन कौन से टैक्स स्लैब होते थे? 0% या एग्जाम, 5%, 12%, 18%, 28%। अब 12% और 28% को हटा दिया गवर्नमेंट ने और उसकी जगह 40 आ गया। तब कौन कौन सा रहेगा? एग्जाम या जीरो, फिर 5%, 18% और 40% का टैक्स स्लैब अभी रह गया है। देखो, पहले कौन कौन से थे? नील होता था या 5% होता था। फिर अब जो लाइफ लाइफ सेविंग मेडिसिन थी उस पर कुछ लगता था, वो 18, उसको हटा ही दिया, 12-28 हटा ही दिया है। और जो ज्यादा वाले थे उसको कम करके कम वाले में डाल दिया गया है, 5% पे, 18% पे कर दिया गया है। और जो सिन गुड्स हैं, सिगरेट हो गई, आपने कोई ओमनी बस खरीदी है, बहुत ज्यादा लग्जरी आइटम हो गया, उनको 40% टैक्स में, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी सबसे मैक्सिमम जो टैक्स लगाया जा सकता है वो 40%। 40% के ऊपर टैक्स अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट में स्पेशल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। 40% से ऊपर टैक्स लगाना, 40 तक आप कितना भी लगा सकते हो। जब जीएसटी आया था तभी ये रूल था। तो अभी देखो न्यू रिजीम को अपन देखते हैं। हेल्थ केयर की जो चीजें रहती हैं, जो इंडिविजुअल हेल्थ आइटम है, हेल्थ इंश्योरेंस जो रहती है, तो पहले कितना था? 18% उस पर टैक्स रेट लगता था, अभी कितना हो गया? 0 कर दिया, उसको एकदम हटा दिया है। फिर कैंसर की जो दवाई है उसको 12% से 0 कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जो मेडिकल डिवाइसेज है, ग्लूकोमीटर होता है, डिवाइसेज लगती है ना मेडिसिन की अलग अलग, तो उसको 12% से 5% कर दिया, कम कर दिया, ये भी अच्छी चीज है। जो डेली हाउस होल्ड की चीजें, पनीर हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गई, उनको 5% से 0 कर दिया है, मतलब कमी करा है। जो रोजमर्रा की चीजें उनको कमी करा है। पैकेज पनीर है, बिस्किट है, घी है, पर्सनल केयर की चीजें, उनको 18-12% से सीधा 5% पे कर दिया है, कम कर दिया है टैक्स को गवर्नमेंट ने, अभी जो रिफॉर्म है 2025 में। कंज्यूमर गुड्स का क्या हुआ? जैसे टीवी है, बाइक है, छोटी छोटी बाइक्स है, स्कूटी आपने ली, कोई सीमेंट आपने खरीदा, डिश वॉशर आपने खरीदा, इस पे 28% टैक्स लगता था पहले। कितना महंगा था ऑटोमोबाइल मार्केट पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कितना महंगा था, कोई खरीदता ही नहीं था, बहुत मुश्किल से खरीदना पड़ता था। अब उस पर 18% टैक्स हो गया, सीधा सीधा 10% टैक्स कम हो गया उसके ऊपर। फिर लग्जरी या सिन गुड्स। लग्जरी गुड्स का क्या मतलब होता है? आपने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, आपने कोई यार्ड खरीद ली, आप कसिनो में चले गए, आपने ऑनलाइन
मनी गैम्बलिंग कर ली, या फिर आपने कोई लग्जरी कार खरीद ली। सिन गुड्स का क्या मतलब होता है, आपने कोई सिगरेट खरीद ली, कोई नार्कोटिक प्रोडक्ट खरीद लिया, इन पे पहले भी 28% मैक्सिमम टैक्स लगता था, अब भी इस पे मैक्सिमम टैक्स लगने वाला है 40% का टैक्स। तो ऐसा नहीं कि टैक्स सिर्फ कम हुए हैं, सिन गुड्स पे टैक्स बढ़ भी गया, 28 से सीधा 40 भी हो गया, और एक नया स्लैब ऐड हो गया 40% का। ये चेंजेस हुए हैं पूरे जीएसटी रिफॉर्म के अंदर। ओवरऑल जीएसटी का क्या फायदा होता है, किस तरह से बिजनेसमैन को फायदे मिलते हैं जीएसटी की वजह से, वो हमने देखा। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बिजनेसमैन है अभी उसका बिजनेस भी बढ़ेगा और उसका क्रेडिट भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदेंगे, टैक्स रेट कम हो गया है, टैक्स टैक्स भी कम हो गया, तो कस्टमर की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है, और जो बिजनेसमैन है उसका उसका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग बहुत बूम पर हैं, लोग बहुत ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बच रहा है खर्च करने के लिए। ये जीएसटी रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया पर टैरिफ्स लग गए थे, इंडिया पे 50% का टैरिफ लग गया था। उसके लिए उस टैरिफ के इफेक्ट को मैनेज करने के लिए, वो जो इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लग गया था, उस टैरिफ के इफेक्ट को मैनेज करने के लिए जरूरी हो गया था कि इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन कंज्यूमर्स के मोरल को हाई रखा जाए, उनकी स्पेंडिंग पावर को मेंटेन करने की कोशिश करी जाए। अगर उनको लॉस हो भी रहा है तो जीएसटी से, इनकम टैक्स कट से उनकी परचेसिंग पावर को मेंटेन करा जाए, ताकि वो और खर्चा करते रहें, पूरी इकोनॉमी रिसेशन में ना चली जाए। इसके लिए इन रिफॉर्म्स को लाया गया, और ये रिफॉर्म्स काम भी करेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे धीरे धीरे जीएसटी का जो कलेक्शन है, जो अभी 22 लाख करोड़ पर है, वो और बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा, टैक्स रेट कम करने के बावजूद, क्योंकि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा लोग अपना बिजनेस चालू करेंगे। ये था पूरा जीएसटी का रिफॉर्म जो अभी हमने देखा, जीएसटी कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने देखी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ये चैनल